देखिए आपका एससी एसटी एक्ट चल रहा था और पिछले लेक्चर में आप लोगों को विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय के बारे में बताया जा रहा था। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। आपका जब भी सेक्शन 14 लिखिए यानी कि 14 लिखिए, आपका विशेष न्यायालय यानी कि स्पेशल कोर्ट और अन्य अनन्य विशेष न्यायालय, तो आप इस क्वेश्चन को लिखते समय परिभाषा से कवर करिएगा। यानी कि सबसे पहले ये दिखाइएगा सबसे पहले आपका ये दिखाना है कि विशेष न्यायालय और आपका अनन्य विशेष न्यायालय कहाँ डिफाइन है, ये दिखाएंगे। तो एससी एसटी एक्ट के सेक्शन 2 के क्लाज आपका बी डी में, धारा 2 बी डी यानी कि हिंदी में ख क में अनन्य विशेष न्यायालय परिभाषित किया गया है, जबकि विशेष न्यायालय या स्पेशल कोर्ट कोर्ट की परिभाषा धारा 2 डी में दी गई है। यानी कि सेक्शन 14 पढ़ते समय ही पेयर एक्ट पर लिख लेना चाहिए स्पेशल कोर्ट और अनन्य स्पेशल कोर्ट, यानी कि केवल और केवल वही मामले। सेक्शन 14 आपको पढ़ाया गया था आधा। आइए फिर एक बार हम इसकी शुरुआत करते हैं और फिर एक बार, चूँकि बीच में ही रुका था तो फिर से एक बार शुरुआती दौर से आपको बताना पड़ेगा। यानी कि अनन्य विशेष न्यायालय और विशेष न्यायालय को परिभाषित किया गया है और इनके बारे में विस्तृत प्रावधान एससी एसटी एक्ट के सेक्शन 14 में किया गया है। यहाँ से भी मेंस में आपका क्वेश्चन बन सकता है। देखिए आपका क्या कहा गया है। पहला खंड बता दिया गया है, शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक जिलों के लिए एक अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करेगी। तो अनन्य विशेष न्यायालय आपका या तो एक जिले के लिए या एक से अधिक जिलों के लिए स्थापित किया जा सकता है। इसकी स्थापना कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन किसकी सहमति से? तो उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से। फिर देखिए परंतु भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। परंतु ऐसे जिलों में जहां अधिनियम के अधीन कम मामले अभिलिखित किए गए हैं वहां राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे जिलों के लिए सत्र न्यायालयों को इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय होना विनिर्दिष्ट करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जहां एससी एसटी के प्रति अत्याचार के अपराध के जिन जिलों में कम मामले हैं वहां राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से कोर्ट ऑफ सेशन को, उस जिले के किसको? कोर्ट ऑफ सेशन को स्पेशल कोर्ट आपका माने विनिर्दिष्ट करेगी, यानी कि घोषित करेगी। किसको? तो याद रखिए भाई, जहाँ कम मामले जिस जिले में हैं वहाँ ये कौन सा न्यायालय स्पेशल कोर्ट होगा? कोर्ट ऑफ सेशन। अगला देखिए, परंतु यह और कि इस प्रकार स्थापित या विनिर्दिष्ट न्यायालयों को
इस अधिनियम के अधीन अपराधों का सीधे संज्ञान लेने की शक्ति होगी। यहाँ आप कोरिलेट कर सकते हैं सीआरपीसी को। यहाँ सीआरपीसी को कोरिलेट करके लिख सकते हैं। कोरिलेशन ऐसे होगा कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 193 बताती है कि सामान्यतः कोर्ट ऑफ सेशन किसी अपराध का काग्निजेंस तभी लेगा जब मामला उसे कमिट किया जाए, सुपुर्द किया जाए, मजिस्ट्रेट द्वारा उपार्पण किया जाए। लेकिन जहां तक SC/ST एक्ट की बात है, कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय बिना उपार्पण के ही, बिना कमिट के ही, बिना सुपुर्दगी के ही डायरेक्ट काग्निजेंस लेंगे। अर्थात सबसे पहले मने मामला जो होगा वह मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाएगा, बल्कि डायरेक्ट किसके पास सीधे जाएगा? कोर्ट ऑफ सेशन। मजिस्ट्रेट के पास नहीं, डायरेक्ट आपका पुलिस रिपोर्ट भेजेगी तात किसके पास? कोर्ट ऑफ सेशन। ये आपका महत्वपूर्ण है। मेंस में लिखते समय आपका सीआरपीसी ऐड कर लीजिएगा। कौन सी धारा? 193। अगला देखिए, राज्य सरकार खंड 2 देखिए, राज्य सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में न्यायालयों की स्थापना करने का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम के अधीन मामले यथासंभव 2 मास की अवधि के भीतर निपटाए जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार को ये ड्यूटी दी गई है कि राज्य सरकार पर्याप्त न्यायालय गठित करे, जिससे जहाँ तक संभव हो, यथासंभव यानी कि जहाँ तक संभव हो, SC/ST एक्ट के मामले कितने माह के भीतर निपटा दिए जाएं। तो आपका जवाब रहेगा 2 मास के भीतर। कितने मास के भीतर? 2 मास के भीतर। क्लास 3 देखिए, विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में प्रत्येक विचारण में कार्यवाहियां दिन प्रतिदिन के लिए जारी रहेंगी, जब तक कि उपस्थित सभी साक्षियों की अभिलिखित होने वाले कारणों से उसको आगामी दिन से परे स्थगन करना आवश्यक नहीं पाता हो। इसका मतलब ये हुआ, इसी को हम कहते हैं स्पीडी ट्रायल, यानी कि SC/ST एक्ट के तहत अत्याचार के मामलों में शीघ्र फैसला आए। इसके लिए क्लाज 3 ये बताता है कि जब एक बार साक्षियों की परीक्षा शुरू हो जाती है तो एक बार विचारण की कार्यवाही प्रारंभ हो गई तो डेली बाय डेली चलेगी, यानी कि दिन प्रतिदिन चलेगी, जब तक कि न्यायालय कारण दिखाकर कार्यवाही को अगले दिनों के लिए स्थगित न करे। अपनी भाषा में लिखना है। परंतु भी काफ़ी महत्वपूर्ण है लास्ट में, और परंतु का आपका पढ़ना भी है। परंतु जब विचारण इस अध्याय के अधीन किसी अपराध से संबंधित है, तब विचारण यथासंभव, यही जो यथासंभव शब्द है, मामले को डिले कर देता है। माने जहाँ तक संभव हो। अगर ये यथासंभव न रहता, स्पष्ट लिखा जाता कि नहीं इतने ही दिन के अंदर, तब अलग नियम होता। यथासंभव आरोप पत्र को फाइल करने की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। यानी कि पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 173 के क्लाज 2 के तहत जिस तारीख को चार्जशीट भेजी हैं, उस तारीख से विचारण 2 मास के भीतर
पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। यथासंभव मतलब क्या? जहाँ तक संभव। अब यथासंभव जो शब्द ये लगा दिया गया, यही मामले को डिले करता है और न्यायालय सामान्यतः 2 मास में विचारण पूरा नहीं करते, सालों साल लगा देते हैं। तो मेरी राय में अब क्रिमिनल मामलों के लिए भी और सिविल मामलों के लिए भी यह आवश्यक है वर्तमान में कि समय सीमा स्ट्रिक्टली यानी कि कठोरता से निर्धारित किया जाए, ताकि शीघ्र न्याय लोगों को मिल सके, क्योंकि कहावत भी कही जाती है, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, यानी कि देर से न्याय मिलना अन्याय के बराबर ही होता है। इस प्रकार आपका विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय समाप्त हुआ। कितने दिनों में विचारण पूरा किया जाएगा? सीधे संज्ञान लेगा कि कमिट करने पर लेगा, इत्यादि बातें आपको बताई गई। अगला देखिए, आपका 2016 में आपका सेक्शन जोड़ा गया है 14A, अपीलें यानी कि अपील। अपील यानी कि शिकायत। शिकायत का मतलब ये हुआ कि कोई विशेष न्यायालय या कोई अनन्य विशेष न्यायालय कोई निर्णय दिया, कोई आदेश दिया, निष्कर्ष निकाला, दंडादेश पारित किया, तो इसकी अपील कितने दिन के भीतर होगी और किस कोर्ट में होगी, ये भी पूछा जा सकता है। तो अपील के लिए केवल और केवल एक सेक्शन बना है, और वह कौन सी धारा है? तो वह धारा कौन सी है? 14A। देखिए अपील, ये भी आपका तैयार रखना है मेंस के लिए। देखिए 14A क्या कहती है। कई खंड महत्वपूर्ण है और जो इसको अटैक किया जाएगा वह अंडरलाइन जरूर करना है। देखिए, पहला क्लास देखा जाए, सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए भी। इसका मतलब ये हुआ कि सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए भी, इसका मतलब ये हुआ कि भले ही सीआरपीसी में इस धारा के विपरीत बात लिखी गई हो, लेकिन एससी एसटी के प्रति अत्याचार के मामलों में यह सेक्शन लागू होगा, यानी कि सीआरपीसी पर यह प्रिवेल करेगा, अभिभावी होगा। यानी कि हमेशा स्पेशल लॉ के नियम जनरल लॉ पर प्रिवेल करते हैं, यानी कि विशेष विधि के नियम सामान्य विधि पर क्या करेंगे? प्रिवेल, अभिभावी होंगे। इसका मतलब ये हुआ। अगला देखिए, सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए भी किसी विशेष न्यायालय या किसी अनन्य विशेष न्यायालय के, यानी कि या तो कोई स्पेशल कोर्ट विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय क्या दिया हो? कोई निर्णय दिया हो, यानी कि फैसला, कोई दंडादेश दिया हो या आदेश दिया हो जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, के विरुद्ध अपील तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में उच्च न्यायालय में होगी। अब यहाँ आपका पूछ सकता है, देखिए प्री में भी पूछ सकता है, एमपी एडीपीओ में भी आ सकता है, और वह जो क्वेश्चन आ सकता है आपका, वह जो क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, मैंने एमपी एडीपीओ में भी पूछ सकता है, और झारखंड आपका इंटरव्यू जो लोग दे रहे हैं वहाँ भी पूछ सकता है। तीन चार बातें याद रखिए।
सामान्य बात ये निकली कि यदि विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय ने कोई निर्णय दिया हो, कोई दंडादेश दिया हो या आदेश दिया हो, तो पहला नियम ये निकला कि उसकी अपील या शिकायत कहाँ की जाएगी। तो आपका जवाब रहेगा उच्च न्यायालय। यानी कि उसकी शिकायत कहाँ की जाएगी, तो आपका जवाब रहेगा उच्च न्यायालय में की जाएगी। याद रखिए, पहला आपका नियम न्यायालय। दूसरा नियम आपको ये देखना है, जो दूसरा नियम ये देखना है कि किस आदेश की अपील नहीं होगी। ये आपका बिहार एपीओ में भी ऐसा क्वेश्चन बना था, मैं बता दूं। तो जो इंट्रालोकोटरी आर्डर होते हैं या जो अंतर्वर्ती आदेश होते हैं या जो वादकालीन आदेश होते हैं या मध्यकालीन आदेश कहिए, फिर एक बार देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसकी अपील नहीं होगी। तो जो इंट्रालोकोटरी आर्डर हैं या जो अंतर्वर्ती आदेश हैं, जो वादकालीन आदेश हैं, इनकी अपील नहीं होगी। याद रखें, इनका रिवीजन भी नहीं होता, इनकी अपील भी नहीं होती। तो बिहार में पूछा भी गया था, न तो अपील होती है न रिवीजन, यानी कि पुनरीक्षण क्यों नहीं होता। क्योंकि ये वाद को सुचारू रूप से बनाए रख माने चलाने के लिए कुछ आदेश दिए जाते हैं ताकि वादग्रस्त संपत्ति सुरक्षित रहे और इनको बार बार विवादित करने से मामला आगे बढ़ नहीं पाएगा। तीसरा पॉइंट इसमें ये देखना है अच्छे से आपका कि जो उच्च न्यायालय में अपील होगी वह क्वेश्चन ऑफ लॉ को लेकर होगी कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को यानी कि तथ्य के प्रश्न को लेकर होगी कि विधि के प्रश्न को लेकर होगी कि दोनों के प्रश्न को लेकर होगी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अपील जो उच्च न्यायालय में होगी तथ्य के भी प्रश्न पर और विधि के भी प्रश्न पर, यानी कि दोनों प्रश्नों पर ये पूछ सकता है क्वेश्चन। आपका SC/ST एक्ट की धारा 14A अपील चल रहा है, काकला 2 देखिए। CRPC की धारा 378 की उपधारा 3 में किसी बात के होते हुए भी विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय के जमानत मंजूर करने या जमानत नामंजूर करने के किसी आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में होगी। यानी कि CRPC में कुछ भी क्यों न लिखा गया हो, अगर विशेष न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन या अनन्य विशेष न्यायालय अभियुक्त की जमानत मंजूर किया है या जमानत नामंजूर किया है और उस आदेश की अपील करनी है, तो अपील कहाँ होगी? उच्च न्यायालय में। यानी कि जमानत मंजूर या नामंजूर की अपील कहाँ होगी? तो कहाँ होगी इसकी अपील भी? उच्च न्यायालय। अगला देखिए क्लास 3, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे निर्णय, दंडादेश या आदेश से जिससे अपील की गई है 90 दिन के भीतर की जाएगी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय कोई निर्णय दे, आदेश दे, दंडादेश दे, तो अपील हाई कोर्ट में होगी और हाई चाहे जमानत मंजूर करे या ना मंजूर करे। लेकिन समय भी अच्छे से याद रखना है कि कितने समय के अंदर अपील होगी। तो वह समय कितना है?
90 दिन। याद रखिए भाई, इसका एससी एसटी एक्ट के तहत अपील का समय 90 दिन है। भले किसी अन्य कानून में कुछ भी कहा गया हो, इससे मतलब नहीं है। अगला देखिए, परंतु परंतु उच्च न्यायालय 90 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात ऐसी अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास 90 दिन के भीतर अपील नहीं करने का पर्याप्त कारण। इसको अपनी भाषा में समझा जाता है, दूसरी भाषा में, यदि 90 दिन के अंदर अपील नहीं की गई तो ऐसी दशा में अब अपील का अधिकार आपका समाप्त हो जाता है। लेकिन लेकिन लगाकर पढ़ना है, यदि उच्च न्यायालय को पर्याप्त कारण दिखा दिया जाए कि 90 दिन में अपील न करने का उचित कारण था और उच्च न्यायालय आपके तर्कों से संतुष्ट हो जाए तो 90 दिन की अवधि के बाद भी वह अपील को ग्रहण कर सकता है। लेकिन आपका सफिशिएंट बेस या रीजन दिखाना होगा। आपका अगला देखिए, आपका फिर परंतु दिया गया है, परंतु यह और कि कोई अपील 180 दिन की अवधि के समाप्ति के पश्चात ग्रहण न की जाएगी। यानी कि भले कारण दिखाकर हाई कोर्ट 90 दिन के बाद अपील स्वीकार कर ले, लेकिन एक और प्रतिबंध लगा दिया गया कि कोई भी अपील 180 दिन के बाद स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी कि हाई कोर्ट में भी आप कारण दिखाकर 90 दिन के बाद आप और 90 दिन तक ही अपील कर सकते हैं। मैंने 90 दिन ऐसे और 90 दिन और मिला कारण दिखाकर, तो टोटल कितना, 180। और 180 दिन के बाद कोई अपील अब ग्रहण न की जाएगी। आप लाख रीजन दिखाइए डिले का। अंतिम क्लास देखिए आपका उपखंड 4, उपधारा 1 में की गई प्रत्येक अपील का निपटारा यथासंभव अपील ग्रहण करने की तारीख से 3 मास की अवधि के भीतर होगा। यानी कि ये भी महत्वपूर्ण है कि जब अपील कर दी गई तो ऐसी दशा में उस अपील का निपटारा कितने माह के भीतर हाई कोर्ट प्रयास करेगा पूरा कि कर दिया जाए। समय पूछ सकता है 3 मास के भीतर। यथासंभव का मतलब हुआ जहां तक संभव हो। इसके बाद आपका आता है सेक्शन 15, विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक। यानी कि विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक, इसको भी देखा जाए। सेक्शन आपका 15। देखिए, जब भी आपका सेक्शन 15 पढ़िए, आपका सीआरपीसी की धारा 2U पढ़िएगा और फिर 24, तब आपका स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर यहाँ देखा जाएगा। जहाँ तक सीआरपीसी की बात है, न्यायाधीशों के न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करने के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार पब्लिक प्रोसिक्यूटर या लोक अभियोजक की या सरकारी अधिवक्ता की नियुक्ति करती है। कौन करती है? केंद्रीय सरकार अपने मामलों के लिए और राज्य सरकार अपने मामलों के लिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की परिभाषा सीआरपीसी की धारा 2U में दी गई है और इनकी नियुक्ति सीआरपीसी की धारा 24 में दी गई है। लोक अभियोजक या पीपी या पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए अधिवक्ता के रूप में अनुभव कम से कम 7 वर्ष होना चाहिए, जबकि
स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि एसपीपी या विशेष लोक अभियोजक के लिए अधिवक्ता के रूप में अनुभव 10 वर्ष तक का होना चाहिए। ये प्रावधान SC/ST एक्ट में नहीं हम बता रहे हैं, बल्कि CRPC में बता रहे हैं। जहाँ तक SC/ST एक्ट की बात है, SC/ST एक्ट की धारा 15 के तहत आपका विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में अभियोजन का संचालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ता या प्लीडर नियुक्त किया जाता है, और दोनों मामलों में चाहे लोक अभियोजक नियुक्त किया जाए या विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाए, ये खासियत है SC/ST एक्ट के तहत कि दोनों मामलों में अनुभव 7 वर्ष ही रखा गया है। यानी कि जो CRPC में विशेष लोक अभियोजक के लिए अनुभव अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष का है, SC/ST एक्ट के तहत अधिवक्ता होने के लिए सरकार का 7 वर्ष का ही अनुभव चाहिए, 10 वर्ष का नहीं। तो फिर एक बार लास्ट इसको देख लीजिए। इसको ऐसे देखना है कि चाहे लोक अभियोजक नियुक्त किया जाए या अनन्य विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाए, अधिवक्ता के रूप में ऐसे माने लोगों का जो अनुभव होना चाहिए वो कम से कम दोनों में कितना होना चाहिए, 7 वर्ष। तो ये करेंगे क्या, ये कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि स्पेशल कोर्ट या जो अलग से SC/ST कोर्ट बना है, जिसे अनन्य विशेष न्यायालय हम कहते हैं, इन न्यायालयों में आपका पीड़ित की ओर से, राज्य सरकार की ओर से पीड़ित के लिए स्टेट गवर्नमेंट की ओर से प्रोसिक्यूशन को हैंडल करेंगे। यानी कि सरकार SC/ST की ओर ST की ओर से मुकदमा लड़ेगी। तो भाई कौन बहस करेंगे इत्यादि, तो आपका या तो लोक अभियोजक या अनन्य विशेष लोक अभियोजक। इनकी नियुक्ति कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट, और इनके दोनों के लिए अनुभव के कम से कम कितना, 7 वर्ष। CRPC में हल्का सा अंतर ये है कि विशेष लोक अभियोजक के लिए अनुभव कितना है, 10 साल, जबकि यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है। इस प्रकार आपका सेक्शन 15 भी हो गया। सेक्शन 15 के बाद जो मेंस में आपका क्वेश्चन आ सकता है वह 15A, पीड़ित और साक्षी के अधिकार। यानी कि जो विटनेस हैं और जो विक्टिम हैं उनको कुछ राइट दिए गए हैं, और वे राइट आपका सेक्शन 15A बताता है। यानी कि आपका 15A बताता है, और उसमें क्या प्रावधान है ये अगले लेक्चर में हम बताएंगे। धन्यवाद।